हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव। शुरुआती बढ़त गंवाकर निफ्टी 18,100 तक फिसला। कमजोर बाजार में भी निफ्टी बैंक ने आज भी बनाया नया रिकॉर्ड। अब से कुछ देर में आ सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। आय 10% बढ़कर 1,60,000 करोड़ रहने का अनुमान, लेकिन मार्जिन में दबाव की आशंका। जी इन्वेस्को मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला 26 अक्टूबर तक रखा सुरक्षित। एनसीएलटी ने भी कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद करेगा मामले की सुनवाई। महाराष्ट्र में खुल गए सिनेमाघर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा, दिवाली बाद हालात की समीक्षा के बाद पूरी क्षमता से खुल सकते हैं सिनेमाघर। सौ करोड़ वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी का देश को संबोधन। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को वैक्सीनेशन में सफलता के लिए दी बधाई। और पेटीएम के आईपीओ को मिली सेबी की मंजूरी। आईपीओ के जरिए 65,000 करोड़ जुटाएगा पेटीएम। 8300 रुपए करोड़ का होगा इसका फ्रेश इशू। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। भारत में वैक्सीनेशन का महाअभियान 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। वहीं 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को आज बधाई दी और इसे आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बताया। पीएम ने कहा कि जहां पिछली दिवाली तनाव में गुजरी, मगर इस बार की दिवाली विश्वास के साथ मनाई जाएगी। भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। एक फार्मा हब के रूप में भारत को दुनिया में जो स्वीकृति मिली हुई है, उसे और मजबूती मिलेगी। पिछली दिवाली हर किसी के मन मस्तिष्क में एक तनाव था, लेकिन इस दिवाली 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है। अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है, तो मेरे देश का उत्पादन, मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं। सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है।
और जहां तक मास्क का सवाल है, कभी कभी जरा, लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रवेश चुकी है। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। तो मास्क पहनना बेहद जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ कर दिया। लेकिन इस संबोधन को कैसे देखा जाना चाहिए, 18 आवर्स प्रदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री जी की शब्दावली और उनकी वॉइस के अंदर एक प्रकार की गर्माहट थी। देयर वाज एक्साइटमेंट, देयर वाज ए there was a energy, there was freshness, and his choice of words are clearly indicating the following, that ये दिवाली 2 साल के बाद एक अच्छी दिवाली होगी। इसका प्रमुख कारण यह है कि हालांकि कोरोना काल की विपत्तियां ख़त्म नहीं हुई हैं, मगर कोरोना काल की जो विपत्तियां थी वह कम हो चुकी हैं। इस समय कंज्यूमर, एक फील गुड फैक्टर इज़ बैक फॉर एन कंज्यूमर, बिकॉज हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट की वजह से, कमोडिटी अपस्विंग की वजह से, क्योंकि जॉब क्रिएशन नया हो रहा है, एक इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। हम अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, दैट एनिमल स्पिरिट्स आर बैक। तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बखूबी इंडोर्स करा है और उन्होंने यह भी एक प्रकार से मैसेज दिया है कि इस समय जो दुनिया की तुलना में भारतवर्ष की ऑन द मेडिकल फ्रंट हमारी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। जो वैक्सीन की बड़ी ड्राइव हुई थी, एक ज़बरदस्त ड्राइव थी। इस ड्राइव की जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इसका प्रमुख कारण था दैट इट वाज डन बेस्ड ऑन साइंस। डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया, वैक्सीन्स को डिस्कवर करा गया। तो यह जो विक्ट्री है एक साइंस की है, एक स्केल की है, एक पार्टनरशिप की है, और यह मेडिकल हेल्थ केयर वर्करों के योगदान और श्रम की है। मगर मेरे हिसाब से जो बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री जी जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वह सिंपल है कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस एंड बेस्ट इज़ येट टू कम। भारत की इकॉनमी इस समय जो कीर्तिमान इस्टेब्लिश कर रही है, स्टॉक मार्केट में नया लेवल है, एफडीआई में नया लेवल है, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स विच आर गेटिंग क्रिएटेड। पहले हम बात करते थे साल के 1 या 2 यूनिकॉर्न होते थे, अब दिन के कई बार 3 यूनिकॉर्न हो रहे हैं। तो एक प्रकार की अब पोजीशनिंग देखिए तो भारत की काफ़ी बदल चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, आत्मनिर्भरता के अंदर, मेड इन इंडिया, पीएलआई स्कीम। तो इस समय एक समय आता है, एक साइकिल होती है, एक पैटर्न होता है। So the good days for India are back. We have emerged as a winner in Corona crisis, and even though the worst is not behind us in terms of the medical news, मगर जिस तरह से इकोनॉमी का इस समय शेप ओरिएंट हो रहा है, इससे साफ जाहिर होता है दैट इस समय एक वाइब्रेंसी, एक ऑप्टिमिज्म, एक बिलीफ, एक फेथ और एक प्रकार का कॉन्फिडेंस वापस आ रखा है। देखिए मीर, इकॉनमी में कॉन्फिडेंस और फील गुड फैक्टर दो चीज़ बहुत मैटर करती है। कॉन्फिडेंस टू स्पेंड एंड फील गुड फैक्टर टू परचेज। एंड आई थिंक इस समय वह दोनों वापस आ चुके हैं, क्योंकि मेडिकल में वर्स्ट इज बिहाइंड अस, इंटरेस्ट रेट्स नीचे हैं, एक नया बूम आ चुका है और एक आम आदमी इस समय एक अच्छा महसूस कर रहा है, मेरा ये मानना है। और चलिए अब बात बाजार की कर लेते हैं। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में भारी उठापटक दिखी। शुरुआती तेजी के बावजूद दोपहर के बाद बाजार में मुनाफा वसूली बढ़ी। निफ्टी और सेंसेक्स यहां गिरकर बंद हुए, लेकिन कमजोर बाजार में भी निफ्टी बैंक ने नया रिकॉर्ड बनाया। तो कैसा रहा दिन भर बाजार का हाल, मेरी सहयोगी पूजा हमारे साथ यहां पर बता रही हैं कि कहां कुछ एक्शन देखने को मिला और क्या अपडेट है पूजा आपके पास?
बाजार में लगातार चौथे दिन हमने देखा कमजोरी देखने को मिली है और ये कमजोरी का दौर चालू तो था, लेकिन बैंक निफ्टी ने इसके उलट ही कारोबार देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी में करीब करीब 300 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी आज के सेशन में देखी गई और 40,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा आज के सेशन में बात करें तो मेटल, फार्मा और आईटी में सबसे ज़्यादा कमजोरी देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में आज जोरदार खरीदारी थी। निफ्टी गेनर्स पर नजर डालें तो आज का टॉप परफॉर्मर था HDFC, इसके बाद बजाज ऑटो, ONGC और कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर काफ़ी शानदार आज के सेशन में तेज़ी देखने को मिली है। और अगर लूजिंग साइड पे बात करें तो हिंडाल्को में आज कमजोरी थी, कोल इंडिया, इसके अलावा कुछ और शेयर्स की बात करें तो ITC, टाटा मोटर्स, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमजोरी देखने को मिली है। बैंकिंग शेयरों में आज अच्छा रुझान था, इसमें फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, RBL बैंक सभी में शानदार मोमेंटम देखने को मिला और फेडरल बैंक में 7% तक की अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो आज निजी जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनका आज दिन था। इसके अलावा रियल एस्टेट शेयरों में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इसमें प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबराय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन आज बाजार में कमजोरी बनाई है मेटल शेयरों ने। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, सेल सभी कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे थे। और वैल्यू क्वेस्ट के फाउंडर और CIO रवि धर्मशी के मुताबिक बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में प्राइवेट या सरकारी की बजाय बेहतर लेंडर्स पर ध्यान देना चाहिए। रवि धर्मशी ने क्या कुछ और कहा, आइए आपको सुनाते हैं। I will not divide the sector based on the ownership, private ho ya public ho, that doesn't matter. Good bank, a good lender is necessary. Yes, some of the ills that government-owned banks face is that they have to abide by whatever the mandate of the government is. But just to say why I am bullish on the financial sector, so as you rightly pointed out, ये जो NPA था वो NPA 2018 में peak हो गया with IL&FS crisis, and we have seen steel. So the major contributor to the NPAs were steel, power, real estate, and telecom. Out of which steel has already revived. They are no more NPA. In fact, forget NPA. They are contributing positively to the taxes for India. Then comes power. There is some sort of a revival happening on the power front as well, with shortages and all that is happening worldwide and manufacturing activity picking up. Then comes real estate. Real estate has seen a strong uptick. But again, as I mentioned earlier in my first remark, that not every real estate developer has survived. In fact, the supply crunch is the strongest in the real estate. If every sector has witnessed 50% of the competition going away, तो real estate में तो शायद 60-70% competition चली गई है। और देखिए, बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ ने कहा कि सरकार की PLI स्कीम बेहद अच्छी है और उसका फायदा भी कई कंपनियों को मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार से उन्होंने RLI यानी कि रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनाने की भी अपील की है ताकि फार्मा सेक्टर में रिसर्च को और बढ़ावा मिल सके। तो PLI स्कीम तो बहुत ही अच्छा है। ऑफ कोर्स इट शुड बी एक्सपैंडेड टू मेनी मोर कंपनीज, क्योंकि अभी तो सिर्फ फ्यू कंपनीज हैव बीन एबल टू अवेल ऑफ PLI, बट आई बिलीव दैट इट हैज टू बी एक्सपैंडेड टू मेनी मोर कंपनीज। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट को RLI स्कीम के बारे में भी हमने रिक्वेस्ट किया है और RLI स्कीम्स भी गवर्नमेंट अभी बना रही है रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव्स के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि रिसर्च इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्यूचर ग्रोथ हमारी इंडस्ट्री के लिए। तो इसीलिए मैं बहुत ही चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कम्स आउट विद अ वेरी वेरी रोबस्ट रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, क्योंकि द नीड ऑफ द आवर इज फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट वेरी सिग्निफिकेंटली इन रिसर्च।
और पेटीएम के आईपीओ का रास्ता साफ हो गया है। इसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को मार्केट रेगुलेटर की ओर से हरी झंडी मिल गई है। पेटीएम का आईपीओ इस साल नवंबर मध्य में लिस्ट हो सकता है और कंपनी ने जुलाई में सेबी में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट दाखिल किया था। पेटीएम के सॉफ्टबैंक, बर्कशायर हैथवे और एंड फाइनेंशियल निवेशक हैं। इसमें 50% ओएफएस के जरिए और 50% फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे। इशू का साइज 16,600 करोड़ रुपए है और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इससे पहले करीब एक दशक पहले कोल इंडिया का आईपीओ आया था जो 15,000 करोड़ रुपए का था। और देखिए, ब्यूटी स्टार्टअप नायका का भी आईपीओ 28 अक्टूबर को खुलेगा और 1 नवंबर को बंद होगा। कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए 5200 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने इशू के लिए प्राइस बैंड जारी कर दिया है जो कि 1085 रुपए से लेकर 1125 रुपए है। इसका लॉट साइज 12 शेयरों का है। आईपीओ में 630 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा। वहीं ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर और शेयरधारक 4,19,72,660 शेयरों की बिक्री करेंगे। पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर फाल्गुनी नायर ने साल 2012 में नायका की शुरुआत की थी और कंपनी ऑनलाइन बिक्री के साथ साथ रिटेल आउटलेट्स के जरिए भी बिक्री करती है। खास बात यह कि नायका आईपीओ लाने वाली पहली ऐसी यूनिकॉर्न है जो मुनाफे में चल रही है। और देखिए, प्याज, आलू समेत सब्जियों की बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार ने अपनी सफाई दी है। सरकार का कहना है कि कीमत में बढ़ोतरी पिछले साल के मुकाबले कम है। सरकार ने यह भी माना कि खाने के तेल की कीमतें पिछले साल की तुलना में ज्यादा रही, लेकिन अब दामों में कमी आने लगी है। सरकार कीमतों को काबू में रखने की कोशिश में जुटी हुई है और इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। खाने पीने की चीजों की महंगाई को लेकर सरकार का और क्या कुछ कहना है, मेरे सहयोगी समीर दीक्षित ने यहां फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रेटरी सुधांशु पांडे से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। खास बातचीत में हमारे साथ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रेटरी मिस्टर सुधांशु पांडे जी हैं। सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल यही कि खुदरा बाजार में रिटेल में जो हम चाहे आलू, प्याज या किसी भी कमोडिटी का जिक्र करें, कीमतें बढ़ी हुई हैं। सरकार इसको किस तरीके से देख रही है, क्या एक्शन ले रही है और आपको क्या लगता है कि आगे चल करके ये कितना नियंत्रित आप इसको कर पाएंगे? देखिए, आलू के दाम गिरे हुए हैं, आपको हमने अभी दिखाया। प्याज भी पिछले साल के मुकाबले दाम गिरे हुए हैं। प्याज के लिए ऑलरेडी हमने जो है बफर स्टॉक से रिलीज करना शुरू कर दिया है और राज्यों को और जो कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं लाइक सफल, उनको हम 26 रुपए में एक्स गोडाउन प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। जो भी राज्य हमसे मांग रहा है उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लगता है त्योहारी सीजन में ये जो लगातार महंगाई का जिक्र हो रहा था, ये नियंत्रित रहेगी, काबू में रहेगी? नियंत्रित रहेगी, क्योंकि राज्य सरकार भी इसके ऊपर प्रतिबद्ध है और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार उनके साथ चर्चा बनी हुई है। एडिबल ऑयल को लेकर के आपका ये दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें भले ही बढ़ रही हो लेकिन भारत में स्थिति काफी काबू में है। क्या इसके पीछे की वजह देख रहे हैं और आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, एक तो हमने ड्यूटीज के ऊपर, जबकि सरकार को उसमें काफी रेवेन्यू का नुकसान होता है, लेकिन सरकार ने पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, सर्वोपरि रखते हुए ड्यूटीज को बिल्कुल स्लैश कर दिया। स्टॉक लिमिट्स इंपोज करने का ऑथराइज कर दिया राज्य सरकारों को और डिस्क्लोजर के लिए भी उन्होंने बाध्यता डाल दी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। तो ये सारे कदम, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जैसे मैंने बताया कि पहली बार मस्टर्ड का जो है करीब 10 लाख टन जो है वो बढ़ा है। जो स्टॉक लिमिट का आप जिक्र कर रहे हैं, राज्य इसमें अभी तक एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्या उनसे कोई बातचीत? राज्यों के साथ बातचीत हो रही है। उनके लिए भी चूंकि अब ये स्टॉक लिमिट्स लगाना उन्होंने बंद कर दिया था, बिल्कुल, इसलिए वो क्वांटिटीज डिसाइड कर रहे हैं कि किस राज्य के लिए क्या क्वांटिटी होनी चाहिए और किस कैटेगरी पे क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो सर, प्राइजेस की जो रिपोर्टिंग होती है, यानी कि जो दाम आप एवरेज देश के सामने प्रस्तुत करते हैं और जो एक्चुअल में लोग खरीदते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क रहता है और इसको लेकर के जनता में नाराजगी भी रहती है। तो प्राइस रिपोर्टिंग को लेकर के नया कदम हम क्या देख सकते हैं? देखिए, ये 167 सेंटर पूरे देश में जो है वहाँ से प्राइस रिपोर्ट होता है और ये उसका एवरेज होता है जो हम आपको शो करते हैं। तो अलग अलग सेंटर्स पे वेरी कर सकता है, अलग अलग राज्यों में वेरी कर सकता है, लेकिन वो डाटा हम आपसे शेयर कर सकते हैं जिससे कि पब्लिक को पता रहे कि क्या एवरेज प्राइस है और क्या किस राज्य में या किस सेंटर पे प्राइस है।
राइस ब्रांड ऑयल को आप लगातार पुश कर रहे हैं। फिलहाल जो एनुअल कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो 11 लाख मेट्रिक टन का है। अब आप राइस ब्रांड ऑयल को और आगे ले जाने के लिए राज्यों के साथ किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं? क्या मीटिंग हुई है और क्या विजन है आपका? जितनी भी राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर हम राज्यों से कह रहे हैं और उन्होंने माना भी है, उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि हम राइस ब्रांड का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट अपने यहाँ पॉलिसी में इंक्लूड करेंगे। कुछ राज्यों ने ऑलरेडी कदम उठाया है, जैसा मैंने आपको बताया। तो हम 8 से 9 लाख मीट्रिक टन जो है राइस ब्रांड ऑयल और प्रोड्यूस कर सकते हैं। और देखिए, केंद्र सरकार त्योहारी सीजन में खाद्य तेल की कीमतों को काबू रखने की भरपूर कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राज्यों को एक बार चिट्ठी लिखी जिसमें खाद्य तेल और तिलहनों की स्टॉक लिमिट निर्धारित करने को कहा गया है। इससे पहले 8 अक्टूबर को सरकार ने राज्यों को तेल और तिलहन की जमाखोरी रोकने का आदेश जारी किया था और अपने यहां सप्लाई के आधार पर स्टॉक लिमिट की सीमा तय करने की छूट दी थी। खाद्य तेल की कीमतों को काबू रखने के लिए 25 अक्टूबर को राज्यों के साथ सरकार की एक अहम बैठक भी होने वाली है। और स्पाइस जेट ने अपने कार्गो कारोबार को बढ़ाने के लिए स्पाइस एक्सप्रेस बनाया है। मेरे सहयोगी समीर दीक्षित ने स्पाइस जेट के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह से बातचीत की, जहां उन्होंने अपने कार्गो डिवीजन को लेकर क्या कुछ उनके फ्यूचर प्लान्स हैं, इस पर बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा। जहाँ तक कार्गो का सवाल है, हमने एक अलग कंपनी बनाई है स्पाइस एक्सप्रेस, और उस कंपनी में तेजी से ग्रोथ हो रही है और उसमें हम जहाज भी जोड़ेंगे, अपने बिजनेस में और बढ़ोतरी करेंगे और भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स और कार्गो कंपनी के रूप में उभरेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसे मौकों को तलाशेंगे। हमने अभी उसकी स्लम्प सेल की है, तो एक अलग एंटिटी बनाई है विच इज ओन्ड बाय स्पाइस जेट। उसमें हम फंड इन्फ्यूजन भी अगले कुछ महीनों में करेंगे और हमें लगता है कि बहुत उसका एक पोटेंशियल है ग्रोथ का। तो डेफिनेटली आप उसमें देखेंगे कि कई कदम हम उठाएंगे जिससे हम सबसे बड़े एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के रूप में उभरें। और देखिए, महाराष्ट्र के सिनेमा घर आज से खुल गए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने 50% क्षमता के साथ सिनेमाघर खोलने की इजाजत दे दी है। थिएटर खुलने के बाद कैसा उत्साह रहा, कुछ युवाओं से बातचीत की मेरी सहयोगी खुशबू तिवारी ने। महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल आज से फिर से खुल गए हैं और लोगों में जो उत्साह है आप देख सकते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो 50% कैपेसिटी के साथ फुल हाउस चल रहा है। हमारे साथ है एक स्टूडेंट्स का ग्रुप जो अलग मुंबई में ही, ये मुंबई के ही रहने वाले हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन जो इतना लंबा इंतजार इन्हें करना पड़ा है बड़े पर्दे पर फिल्में देखने के लिए। हम इसे जानना चाहेंगे कि कैसा इनको लग रहा है। इतने दिन बाद ये लोग आए हैं फिल्में देखने के लिए। कौन सी फिल्म के लिए आप लोगों ने बुकिंग कराई है, कैसा लग रहा है, कितने समय बाद आप आए हैं? हम वेनम देखने आए हैं एक्चुअली। वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस क्योंकि काफ़ी समय के बाद आइनॉक्स ने ये अपॉर्चुनिटी दिया भी है हमको कि थिएटर्स खुल गए एंड इट्स रियली फीलिंग नॉस्टैल्जिक कि आए हम काफ़ी अंधेरी वेस्ट से आए सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि इतने समय के बाद 2 साल में तो 2 साल के बाद यहाँ पे आए हो मतलब थिएटर्स में। सो इट्स रियली फीलिंग ग्रेट। लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने बड़े पर्दे पर? लास्ट मूवी देखी थी मैंने बहुत ये देखी थी, याद नहीं एक्चुअली, बहुत टाइम पे हो गया। सुपर 30 देखे थे हम लोग, लास्ट सुपर 30 थे लास्ट मूवी। सो मतलब बहुत मिस कर रहे हैं, मतलब 2 साल जो निकले कोविड के उसमें मतलब कहीं ना कहीं बहुत मिस कर रहे हैं ये चीज़ एंजॉय करना थिएटर में फ्रेंड्स लोगों के साथ। कोविड के जो लेकर प्रोटोकॉल्स हैं उसको लेकर आपको क्या राय है? क्या और भी जगह जो पब्लिक स्पेसेस हैं उनको और ज़्यादा एक्सटेंशन मिलना चाहिए? कैसा आपका ओपिनियन? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है तो धीरे धीरे अभी सब कुछ खुल जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी को काम की तो ज़रूरत है और काम की वजह से हर कोई बाहर जा रहा है। तो मूवीज़ इंडस्ट्री को भी ऐसे काम की वजह से बहुत कुछ मतलब परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो ठीक है, अभी धीरे धीरे सब कुछ खुलना तो चाहिए। और देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए जाहिर तौर पर आज का दिन काफ़ी बड़ा है क्योंकि 50% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल्स यहां पर खुल गए हैं। मेरी सहयोगी तमन्ना इनामदार ने यहां फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा और पीवीआर कार्निवल सिनेमा हॉल के मालिकों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या सिनेमाघरों में एक बार फिर से रौनक लौटेगी या फिर इसके लिए और भी ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। महाराष्ट्र में आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो है
देश के कई सारे राज्यों में अभी सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में आज पहला दिन है जब थिएटर खुले हैं सेकेंड वेव के बाद। बहुत बड़ा दिन है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आप ये सोचिए कई कंपनियों की 20% इनकम सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई से आती है। इसका क्या मायने हैं इंडस्ट्री के लिए, ये बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं कमल ज्ञानचंदानी, पीवीआर पिक्चर्स के सीईओ, संजय गुप्ता, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, कुणाल साहनी, सीओओ कार्निवल सिनेमाज, और कोमल नाटा, फिल्म ट्रेड एनालिस्ट। बहुत बहुत स्वागत आप सबका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कमल जी, सबसे पहले बताइए कि क्या आपको पूरी उम्मीद है कि लोग वापस थिएटर आ जाएंगे? जी, ना सिर्फ उम्मीद है पर पूरा विश्वास है कि लोग सिनेमास में आएंगे, क्योंकि पिछले 2.5 महीने से जितने भी बाकी बड़े राज्य हैं, दिल्ली, यूपी, पंजाब, तेलंगाना, साउथ में, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे पिछले 2-2.5 महीने से चल रहे हैं और यहाँ पे रेगुलरली फिल्म्स रिलीज हो रही हैं। साउथ में जो लोकल रीजनल फिल्म्स हैं, तमिल में, तेलुगु में रिलीज हो रही हैं। नॉर्थ में, पंजाब में पंजाबी फिल्म्स रिलीज हुई हैं जो दिल्ली के काफी इलाकों में बहुत ही अच्छी चली हैं, बट पंजाब में जो उनका बिजनेस हुआ है वो कोविड के टाइम से पहले के बिजनेस से कहीं ज्यादा हो रहा है। साथ में हॉलीवुड स्टूडियोज ने अपनी फिल्म्स लगातार रिलीज की हैं। बॉन्ड अभी रिसेंटली रिलीज हुई, वेनम रिलीज हुई सोनी के द्वारा, और इन सबके नंबर्स बहुत ही इनकरेजिंग हैं और हमें पूरा विश्वास है कि लोग सिनेमास में आने के लिए पूरा तैयार हैं। और इस समय जो एक ही कमी है वो है कि बड़ी हिंदी फिल्में जल्दी से जल्दी रिलीज होना स्टार्ट हों। अब वो कमी भी पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सूर्यवंशी जो एक बहुत ही बड़ी फिल्म है वो 5 नवंबर दिवाली के इमीडिएटली बाद रिलीज हो रही है। और मेरे ख्याल से बस को देखते हुए मूवी की ये तय है कि जो सूर्यवंशी की एक्सपेक्टेशंस हैं वो सिर्फ उनको ना सिर्फ पूरा करेगी बट एक्चुअली एक्सीड करेगी। वाह। कोमल नाटा जी, सिनेमा जाना एक रिवाज, रीति एक तरह से है बहुत भारतीयों के लिए, बहुत परिवारों के लिए, हमारी रग रग में है ये, लेकिन पिछले 2 सालों में ये आदत सी टूट गई है और लोग एक एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो इतने पैसे एक टिकट पर देंगे, फिर 200-250 रुपए की पॉपकॉर्न खरीदेंगे, फिर बीच बीच में मास्क लगाकर मूवी देखेंगे, वो भी एक सीट छोड़कर? ये सारे सवाल भी आज हैं इंडस्ट्री के सामने है, लेकिन इनका जवाब ये है कि यस, वो रुपए खर्च करके जाएंगे, वो बाहर ऑडिटोरियम से बाहर खाना पीना करेंगे, वो मास्क लगा के फिल्म देखेंगे, क्योंकि वो ऊब चुके हैं, घर बैठ के ऊब चुके हैं, घर पर मनोरंजन कंज्यूम करके ऊब चुके हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में और शोज देखकर ऊब चुके हैं, और वो सिनेमा एक्सपीरियंस जो उन्हें चाहिए उसके लिए बेताब है, बेसब्र है और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हम जाएं। सिनेमा एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है, आपको मजा आता है, आपके बाजू में कौन बैठा है आपको नहीं पता, शायद आप कभी नहीं मिले हो, शायद कभी मिलोगे भी नहीं, लेकिन एक साथ रोना, एक साथ हंसना, एक साथ। और देखिए इस बीच रिलायंस के नतीजे आ गए हैं। कैसे नतीजे रहे ये आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम यहाँ दिखा देते हैं। रिलायंस के नतीजों का इंतज़ार था। आज बाजार बंद होने के बाद रिलायंस के नतीजों पर सबकी नज़र टिकी हुई थी। ऐसे में कैसे रहे आज ये नतीजे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए जो नतीजे हैं वो किस तरह के यहाँ पर रहे हैं। जो अनुमान रहा था इन नतीजों को लेकर वो आपकी स्क्रीन पर है। और देखिए मुनाफा जो है वो बढ़कर 13,680 करोड़ रुपए यहां पर हो गया है। Q2 के नतीजे यहां पर रिलायंस के सामने आ गए हैं। 12,273 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 13,680 पर पहुंच गया है। क्या कुछ यहां पर इन नतीजों के पीछे की जो भी पूरी हिस्ट्री है वो जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर ऐलान रिलायंस ने अपने नतीजों का कर दिया है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तेल गैस रेवेन्यू जो है वो 1281 से बढ़कर यहाँ 1,644 करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो इन नंबर्स में भी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और रिलायंस के नतीजे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तेल गैस रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है और 12,800 करोड़ रुपए का जो अनुमान एबिटा में लगाया जा रहा था वो 12,720 करोड़ रुपए यहाँ पर रहा।
तेल गैस रेवेन्यू में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई। रिटेल को देखेंगे, रिटेल के नंबर्स भी किस तरह से आए हैं। यहाँ पर एस्टिमेटेड नंबर्स जो है वो 43,450 करोड़ के प्रति करीब था रिटेल रेवेन्यू देखिए, और ये बढ़कर 45,450 करोड़ रुपए रहा है। करीब करीब अनुमान जो लगाया जा रहा था 43.5 करोड़ रुपए का, वो उससे बढ़त यहाँ पर रिटेल में देखी गई है। और जैसे जैसे हमने देखा है कि अब पैंडेमिक जैसे धीरे धीरे एवरीथिंग इज ओपनिंग अप, सब कुछ खुल रहा है, ऐसे में रिटेल रेवेन्यू के आंकड़े भी यहाँ पर बेहतर आए हैं। अगर Q1 एक्चुअल्स की हम बात करें तो वो 38,560 थे, जो अब यहाँ बढ़कर 45,450 हो गए हैं। ये रिटेल के नंबर्स हैं। और तेल के नंबर्स यहाँ पर किस तरह से रहे, तेल रेवेन्यू भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे आपकी स्क्रीन पर। मुनाफा देखिए 13,680 करोड़ रुपए अनुमानित था, 12,600 के करीब, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेशन से ऊपर इस नंबर को टच किया गया। रिटेल रेवेन्यू आपके सामने हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और डिजिटल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, जियो के किस तरह के नंबर्स सामने आए हैं, इसे अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू था वो 19,200 था। और अब अगर ये इसी एक्सपेक्टेड नंबर को अगर यहाँ पर जियो में टच किया गया है तो एक्सपेक्टेड नंबर्स के मुताबिक ही यहाँ पर रिजल्ट्स में यहाँ देखने को मिला। मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे यहाँ पर ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। शरद, अगर ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करूँ तो किस तरह से, क्या एक्सपेक्टेड जो नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्हीं के मुताबिक आए हैं? देख, तो एक्चुअली कहा जाएगा कि एक प्लेजेंट सरप्राइज़ आया है और एस्टिमेट्स को एक्चुअली बीट किया गया अगर ओवरऑल नंबर्स देखें। हाँ, थोड़ी सी जो है आपकी पेटकेम बिजनेस में थोड़ी इश्यू ज़रूर थे, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो भी सेक्टर्स है, आप रिटेल ले लीजिए, आप जियो ले लीजिए, और ओटीसी बिजनेस में भी एक प्लेजेंट सरप्राइज़ देखने मिला। रेवेन्यूज़ के आंकड़े में हम लोग फोकस करें तो एक बहुत अच्छा ग्रोथ देखने मिला है, 20% ऑलमोस्ट अप हो गया है, 1,74,104 करोड़ पे अनुमान लगाया था, ऑलमोस्ट 1,66,000 करोड़ का, तो एक बहुत अच्छा बीट टॉप लाइन में देखने मिला है। और ये बीट जो है आपको एबिडा और नेट प्रॉफिट में भी देखने मिला। तो तीनों पैरामीटर में जो है ओवरऑल अगर रिलायंस के नतीजे के हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो एक टाइप से बीट मिला है। अब हम लोग कुछ सेगमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ऑयल एंड गैस के जो रेवेन्यूज़ आए हैं वो जो है ऑलमोस्ट 16,044 करोड़ वर्सेस 1281 करोड़ पे आए हैं। तो इस पे जो है एक टाइप से पॉजिटिव जो है मूवमेंट देखने मिला है और ये ऑलमोस्ट इनलाइन आए हैं। और रिटेल की बात करें तो रिटेल में ऑलमोस्ट 45,450 करोड़ का जो है क्यू बेसिस पे जो है अगर आप कंपेयर करें 38,563 करोड़ से, तो ओवरऑल जो है जो अनलॉक की थीम की प्रक्रिया चल रही थी उसके कारण जो है बहुत एक अच्छा मूवमेंट रिटेल स्पेस में भी देखने मिला है। ओटीसी में ऑयल एंड गैस में भी बात करें तो उनके जो एबिडा है उनके नंबर्स एक्चुअली अच्छे आए हैं अनुमान से। 12,720 पे है करोड़ पे, लेकिन जो जियो के नंबर्स आए हैं, एआरपीओ के भी नंबर्स आए नहीं है, प्रेस रिलीज अभी तक आया नहीं है, उसमें दिखा गया है कि रेवेन्यूज़ में जो है लगभग इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, थोड़े से अनुमान से कम आए रेवेन्यू में। लेकिन याद रखिएगा कि जो एआरपीयूज़ है एक्सपेक्टेड है कि वो ऑलमोस्ट 143-144 के रेंज में रहे। लास्ट क्वार्टर जो सीक्वेंशियल क्वार्टर था वो 138 रुपीज़ में रहे। तो ओवरऑल जो कहूँगा कि जो नंबर्स जो अभी आ रहे हैं फर्स्ट कट वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनके डिटेल्स बहुत ज़रूरी होगी, स्पेशली आपके जो पेटकेम है ले लीजिए, फिर आपके जो दूसरे रिफाइनिंग बिजनेस है, इन दोनों के क्या परफॉर्मेंस थे, क्या नेगेशन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे देखने के लिए। तो अनुई ओवरऑल जो कहेंगे कि अच्छे नतीजे आए हैं। शरद, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे जैसे अब धीरे धीरे हमने देखा कल 100 करोड़ का आंकड़ा वैक्सीनेशन का हम लोगों ने पार कर लिया है, और पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से द कंट्री वाज ओपनिंग अप, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन इम्प्रूव नंबर्स के पीछे। हाँ, तो ये जो ओपनिंग अप थीम में इन जो दो सेक्टर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है मूवमेंट देखने मिला। ओटीसी बिजनेस के बारे में हम लोग थोड़ा अभी कम बात करते हैं क्योंकि जो फोकस रहेगा रिलायंस रिटेल के परफॉर्मेंस पे रहेगा और जियो के परफॉर्मेंस में रहेगा। तो रिलायंस रिटेल में जो ओवरऑल अनलॉक थीम की प्रक्रिया देखी जा रही है और एक डिमांड है, फेस्टिव डिमांड है, तो उसका भी एक अच्छा गाइडेंस देखने मिल सकता है। और हाल ही में आप याद रखिएगा जो 7-11 की जो रिटेल चेन्स है और फिर उन्होंने एक्सपेंशन प्लान्स में जो
जो मनीष मल्होत्रा और इवन आपके ऋतु कुमार के जैसे लेबल्स में जो है ऑलरेडी हिस्सेदारी ली है, तो इससे लग रहा है कि रिटेल स्पेस में ओवरऑल सिर्फ आपके नॉर्मल रिटेल ही नहीं, आपके ऑर्गेनाइज्ड और प्रीमियम रिटेल में भी कंपनी जो है व्यू दिखाने जा रही है। और जियो की भी बात करें तो जियो के दो इम्पॉर्टेंट ट्रिगर हैं। सबसे पहले रहेंगे जो जियो फ़ोन है उसका रिलीज़ भी आसपास होने वाला है, दिवाली के आसपास होले। एक्चुअली क्या हुआ था कि 2 महीने पहले रिलीज़ होने की बात थी, बट सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के कारण क्या हुई कि जियो फ़ोन जो है लॉन्च नहीं हुई, तो उस समय भी शेयर में थोड़ी दबाव देखने मिली। लेकिन अभी जो है रिलायंस के शेयर में स्ट्रेंथ देखने मिला है पिछले 1 से 2 हफ्ते के ट्रेड में। और उसके अलावा जो है जो ARPUs इंक्रीज़ हो रही हैं, टैरिफ में इंक्रीज़ हो रही है ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर पे, तो ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल्स है जो हम लोग ये दोनों एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव कमेंट्री का एक्सपेक्टेशंस रहेगा। और अभी थोड़ी देर में ही मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो हम ज़रूर लाएंगे उसके और भी डिटेल्स नतीजे के। शरद, कुछ नए अनाउंसमेंट की भी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर है, खासतौर पर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर। क्या कुछ इससे जुड़ी हुई कोई खबर आपके पास? अभी तो कोई अनाउंसमेंट आई नहीं है, लेकिन याद रखिए, देखिए कि ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ रुपीस का जो है कमिटमेंट जो है कंपनी के MD और CEO मुकेश अंबानी ने ऑलरेडी दिया है, और 4 एक्विजिशंस ग्रीन स्पेस में ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अभी जो है ओवरऑल जो है लगता है कि जो अच्छे नतीजे आए हैं, अभी मैनेजमेंट की गाइडेंस के लिए हम लोग फोकस करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे अभिषेक जी, तो उनसे हम थोड़े सवाल जवाब कर लेते हैं फर्स्ट कट पे कि अभिषेक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yeah, I can hear you. हाँ अभिषेक जी, तो ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बताएं और क्या सेगमेंट्स में आपको क्या लग रहा है क्या हुए हैं? तो नंबर्स मैंने जो अभी तो एक्चुअली मैं बाहर था, बट जितना जो मैंने प्राइवेट से नंबर देखा है, बहुत बोथ रेवेन्यू, हमारे जो नंबर्स थे उसके मुकाबले में रेवेन्यू और EBITDA दोनों पे बीट है। हमारा एस्टिमेट जो था रेवेन्यू का 24,800 करोड़ के आसपास का था, और EBITDA का और रेवेन्यू का 1,47,000 करोड़। तो दोनों ही नंबर्स पे काफी अच्छा लग रहा है राइट नाउ। अभी प्राइमा फेसी जो नंबर देखा है, इवन सेगमेंट वाइज भी नंबर में अभी तक मैं डिटेल में गया नहीं हूँ, बट जो नंबर दिख रहा है राइट नाउ, रिटेल में भी नंबर अच्छा ही है। OTC बिजनेस में भी हमारा एस्टिमेट था 12,400 करोड़ का EBITDA, वहाँ पे इन्होंने 12,720 करोड़ का EBITDA का नंबर आया है। रिटेल में सेल्स लार्जली इनलाइन है, बट EBITDA का नंबर मेरे पास अभी है नहीं, बट नंबर्स ओवरऑल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेनली अगर इन्होंने जो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने की बात है कि राइट नाउ अभी जियो का EBITDA मेरे पास नंबर नहीं है, बट जियो का अगर 140 रुपए के आसपास मेरे को लग रहा है, 140 के आसपास आना चाहिए, वो नंबर भी ठीक ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। ओवरऑल काफी अच्छे नतीजे लग रहे हैं, अच्छे नतीजे लग रहे हैं। अच्छा अभिषेक, अगर हम लोग पार्ट बाय पार्ट लेके चले तो जियो के जो नंबर्स हमने बताए थे ऑलमोस्ट 140 के ऊपर एक्सपेक्टेशन है। ARPU की जिस तरह जो है कमाई देखने मिल रही है, रेवेन्यू का ग्रोथ देखने मिल रहा है, और इस बार अभी जो क्लाइंट एडिशन है हमारे अनुमान से लगभग आपके 1.5 करोड़ क्लाइंट एडिशंस होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या अनुमान रहेगा जियो का ग्रोथ स्ट्रैटेजी और इस दूसरी तिमाही के नतीजे पे? जियो का, हाँ, तो जियो में हमारा जो अनुमान था कि जियो में जो सब्सक्रिप्शन एडिशन होना चाहिए, वो नंबर मेरे हिसाब से जो है राइट नाउ, वो हमारा यही था कि जियो में कम से कम 4,55,000 सब्सक्राइबर, इनके पास 45 करोड़ सब्सक्राइबर होने चाहिए। 45 करोड़ 56 लाख एज पर हमारे, और 1 करोड़ 54 लाख का हमारा जो नेट सब्सक्रिप्शन का नंबर था, वो मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट वो नंबर ऐसा लग रहा है कि उस नंबर को इन्होंने बीट किया है, बट मेरे पास अभी नंबर नहीं है, तो इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा राइट नाउ। रिटेल सेगमेंट की बात करें तो रिटेल सेगमेंट में भी बहुत एक अच्छा मूवमेंट देखने मिला है, स्पेशली जो अनलॉक थीम की प्रक्रिया चली है। तो आपको क्या लगता है कि आगे जाते हुए इतने सारे एक्विजिशंस भी हो रहे हैं रिसेंटली, तो आपको क्या लगता है क्या गाइडेंस होगी, क्योंकि नतीजे तो बहुत अच्छे आए हैं और हमारे अनुमान से भी जो है बीट हुई है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देख लीजिए या आप रेवेन्यू देख लीजिए। अभिषेक जी, डेफिनेटली नंबर काफी अच्छे हैं, और ये स्टॉक मेरे को लगता है ये आगे जाके रीरेट होगा। इसका ग्रीन एनर्जी बिजनेस पे मेनली जो यहाँ पे देखने की बात है राइट नाउ, जो अभी जो रिलायंस का मेरे को जो नियर नेक्स्ट 3-4 महीने में जो लगता है राइट नाउ, वो लगता है कि भाई रिलायंस अभी ये अपने सबसे बड़ी बात है कि भाई अभी इनका केपेक्स क्या रहेगा, OTC मर्जर क्या रहेगा, स्मार्टफोन पे क्या बोला है उन्होंने, और उसकी क्या प्राइसिंग रहेगी आगे जाके, और प्लस
ये क्लीन एनर्जी में जो इन्होंने अभी एक्विजिशन की है राइट नाउ, और रिन्यूएबल्स में इन्होंने एक लिस्टेड कंपनी में स्टेक लिया है, तो वहाँ पे आगे जाके क्या रहेगा वो काफी ज्यादा देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कैसे वो सिनर्जी बैठाते हैं और उसका क्या बेनिफिट मिलेगा आगे जाके। जी बिल्कुल, 75,000 करोड़ का कमिटमेंट है ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी की, 4 एक्विजिशंस हो चुके हैं, लेकिन जो फोकस रहेगा तो ये 2 पोर्शंस हमने कवर कर लिए। पहले थे ग्रोथ के जियो के और दूसरे थे आपके रिलायंस रिटेल के। लेकिन जो OTC बिजनेस है यहाँ पे देख रहे हैं 2 अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे हैं और एक दूसरे को नेगेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेटकेम के बिजनेस की और रिफाइनिंग की बिजनेस की। तो पेटकेम की बिजनेस की थोड़ी सी एबिडा में जो है थोड़ी सी प्रेशर एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं अभी, हालांकि वो नंबर्स की आए नहीं है जो ब्रेकअप रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है पेटकेम का जो प्रेशर रहेगा जो बिजनेस में वो आगे चलते रहेगा? उसके बाद हम लोग रिफाइनिंग बिजनेस पे भी बात करेंगे। तो पेटकेम में हमने जो देखा था राइट नाउ, जो रिलायंस का अगर आप देखेंगे राइट नाउ, इनका क्यों मेरा ये एक्सपेक्टेशन ही यही था कि इसमें स्प्रेड्स में कमी आई है, और लास्ट क्वार्टर में जो स्प्रेड्स थे राइट नाउ वो उसमें आपको कमी का पूरा हमें भी लग रहा था कि उसमें नीचे आएंगे, तो उसमें कोई यानी कि वो लार्जली इनलाइन ही है। और आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि लास्ट क्वार्टर में कुछ टाइम के लिए इनकी रिफाइनरी भी बंद रही थी, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे पेटकम डेल्टा, अगर आप लास्ट क्वार्टर के देखेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही था कि क्वार्टर उसमें 15 से 25% का पीवीसी और पीपीवी तीनों में इम्पैक्ट आएगा, और इसका क्यू बेसिस पे ऑब्वियसली O2C बिजनेस पे ईबिटा पे इम्पैक्ट आना ही चाहिए। और एक और सवाल है कि जो आपके जो रिफाइनिंग बिजनेस है जो एक्चुअली एक पॉजिटिव देखा जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 76% ग्रोथ आपको सिंगापुर के GRMs में देखने मिला, जो लगभग 3.7 बैरल्स आया है दूसरे तिमाही में। और अगर देखा जाए तो एक अच्छी इन्वेंट्री गेन्स हुई है, और उसके अलावा आपके जो गैसोलीन और जेट फ्यूल की स्प्रेड है वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर रही है रिफाइनिंग बिजनेस के लिए। तो ये आपका क्या टेक रहेगा आगे जाते हुए? तो मेरा व्यू यही है कि अभी स्प्रेड जिस हिसाब से चल रहा है राइट नाउ सिंगापुर का, इसमें इंप्रूवमेंट ही आना चाहिए। और जो इन्वेंट्री गेन है अभी क्रूड में जिस हिसाब से तेजी देखी गई है, तो ये काफी आगे जाके ये आई वुड बी सरप्राइज कि $5 के आसपास अगर आपको ये मिल जाए राइट नाउ आगे जाके अगले क्वार्टर में, और इसका बेनिफिट उसको आगे के क्वार्टर्स में भी मिलेगा। ठीक है अभिषेक जी, अब बहुत अच्छा लगा आपने हमारे साथ जोड़े, और अब हम लोग जो है अपनी डिस्कशन अनुया को देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद। और हमारे जो अभिषेक जैन हमारे स्पीकर हमारे साथ जुड़े थे, गेस्ट जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए नतीजे अच्छे आए हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, नंबर्स साफ यहाँ पर दिख रहे हैं। और ख़ुद मुकेश अंबानी ने भी एक कमेंट करते हुए इन रिजल्ट्स पर एक तरफ जहाँ लोगों को इस फेस्टिव सीज़न के लिए शुभकामनाएं दी, वहाँ उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अब धीरे धीरे जैसे कोविड पैंडमिक की सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट दिख रही है, उसी को देखते उन्होंने कहा कि शायद बुरा दौर अब निकल चुका है और अब एक बेहतर कल की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। और इसीलिए अलग अलग सेक्टर्स आपने यहाँ पर देखे, सब में इम्प्रूवमेंट भी धीरे धीरे यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी स्वदेश खबर जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।